26 मई 2014 ये दिन आप सभी को याद होगा, जब भारतीय राजनीति का वो दिन जब सत्ता सिर्फ बदली नहीं थी बल्कि शासन की सोच बदलने का दावा किया गया था। और अब 26 मई 2026 है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक सरकार की नहीं बल्कि विकास, बदलाव, कल्याण और वैश्विक पहचान की उस यात्रा की है जिसने भारत की राजनीति और दुनिया में उसकी स्थिति दोनों को नई दिशा दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कम मेक इन इंडिया, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। पीएम मोदी के 12 वर्षों की कहानी, फैसले, संकट और संकल्प की जुबानी। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। दुनिया के मंच पर आया नया भारत, विकास, विश्वास और वैश्विक विजन। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वेलफेयर और गवर्नेंस गैप। करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, गांव में गैस कनेक्शन सपना था, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंचने में वर्षों लग जाते थे। ऐसे समय में शुरू हुई जनधन योजना, जिसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुएं को हटाने की कोशिश की। स्वच्छ भारत मिशन ने सफाई को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। आयुष्मान भारत ने गरीब परिवारों को हेल्थ कवर दिया। वहीं जीएसटी लागू कर पूरे देश में टैक्स व्यवस्था को एक करने की कोशिश की गई। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को बदल दिया। ये वो दौर था जब मोदी सरकार ने विकास की बुनियादी संरचना तैयार करने का दावा किया। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। 2019 के बाद मोदी सरकार का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसे फैसलों और बड़े राजनीतिक संदेशों का दौर कहा गया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। सरकार ने इसे देश को और मजबूत तरीके से जोड़ने वाला फैसला बताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा ने दशकों पुराने राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे को केंद्र में ला दिया। इस बीच दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। लॉकडाउन, वैक्सीनेशन अभियान और स्वास्थ्य ढांचे की चुनौतियों के बीच भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का दावा किया। इस दौर में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को भी तेज किया गया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। मोदी सरकार ने खुद को एक निर्णायक और संकट के समय फैसले लेने वाली सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। 2024 के बाद मोदी सरकार के तीसरे चरण का फोकस सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं बल्कि दुनिया में भारत की नई भूमिका पर दिखाई देती है। भारत अब खुद को वैश्विक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एआई और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तक बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी भारत की सामरिक ताकत का नया संकेत बन रही है। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की दिशा में बातचीत तेज हुई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने भारत की सुरक्षा नीति और आक्रामक रणनीतिक संदेश को नई पहचान दी। अब एएसएमएल की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। G20 से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बनने की कोशिश करता दिखाई देता है। यही तीसरे चरण का सबसे बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। 12 वर्षों की इस यात्रा को मोदी सरकार विकास, निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक पहचान के दौर के रूप में पेश करती है। जन कल्याण योजनाओं से लेकर के बड़े राजनीतिक फैसलों तक और घरेलू बदलाव से लेकर दुनिया के मंच पर भारत की नई छवि तक, इन वर्षों ने देश की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया। समर्थकों के लिए ये समर्पण, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व की कहानी है। आलोचकों के लिए सवाल और बहस का विषय। लेकिन इतना तय है कि 26 मई 2014 से 26 मई 2026 तक का दौर भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में हमेशा गिना जाएगा। चलिए, फिलहाल वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो या फिर चीन और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर की गई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो, हर फैसले ने देश को एक नई दिशा दी। और बात सिर्फ सीमाओं के भीतर की नहीं, यूक्रेन युद्ध के बीच से तिरंगे की आन बान और शान के साथ भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना, पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुके बिना रूस से तेल खरीदना और फिर खाड़ी में छिड़े युद्ध पर दो टुक शब्दों में बिना भारतीय हित प्रभावित किए अपनी बात रखना, ये बदलते और उभरते हुए महाशक्ति भारत की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने वैश्विक राजनीति के नियम बदल दिए। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ सीमाओं के भीतर ही विकास नहीं किया, बल्कि 7 समंदर पार भी देश की कूटनीति का एक नया और शक्तिशाली अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मूक दर्शक से बदलकर ग्लोबल एजेंडा सेंटर की बन चुकी है। ये सफर है एक ऐसे नए भारत का जो कूटनीति की मेज पर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है और सरहद पर आग दिखाने वाले दुश्मनों को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है रहा है। कोरोना महामारी के भीषण संकट में जब विकसित देश आत्मनिर्भर होने की सोच रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजकर दुनिया का दिल जीत लिया। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो या सूडान संकट में ऑपरेशन कावेरी, भारत ने साबित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की बुलंद आवाज बन चुका है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है
कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। इस दौर की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आज का भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखता है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से किफायती कच्चे तेल का आयात जारी रखना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने स्टैंड को मजबूती से सही साबित करना नए भारत की इसी संप्रभुता का प्रतीक है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में रणनीतिक साझेदारी निभाता है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और SCO का हिस्सा भी है। इसे ही वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञ मल्टी अलाइनमेंट नाम देते हैं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। इस विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े भीषण त्रिकोणीय युद्ध के दौरान देखने को मिला। पश्चिम एशिया के इस महासंकट में जहां पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आई, वहीं भारत ने संतुलित रणनीतिक और मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाई। भारत ने एक तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ अपने गहरे रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत रखा, तो दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी ईरान के साथ भी अपने राजनयिक रास्ते खुले रखे। लेकिन भारत की ये शांति प्रिय कूटनीति कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति की सबसे बड़ी और ताजा मिसाल है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में सीमा पार के आतंकियों ने कायराना हमला कर 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी, जिसके बाद भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर ताबड़तोड़ मिसाइल और हवाई हमले किए। पूरी तरह से सटीक और नपे-तुले इस सैन्य ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के झूठे दावों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये साफ करता है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। शांति की राह पर चलने वाला भारत जब जरूरत पड़ती है तो अपनी संप्रभुता के लिए सुदर्शन चक्र उठाना भी जानता है। यही है नए भारत की नई और अटल वैश्विक पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए एक बार